हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @गेट सक्सेस। तो बिहार स्पेशल की सीरीज़ में मैं इम्तियाज़ अहमद सर की किताब को रीड कर रही हूँ। ये उसका 6वां भाग है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। 6ठी शताब्दी ईसा में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों से मिलती है, जिनकी प्राप्ति गया और शाहाबाद जिलों के क्षेत्र में हुई है। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उसका संबंध महान गुप्त शासकों से क्या था। इस वंश के एक शासक कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार करने और मौखरी शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मखौरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को हस्तगत कर लिया था, मतलब उस पर कब्जा कर लिया था। इस बीच गौड़ यानी बंगाल के शासक शशांक के अभियान भी इस क्षेत्र में हुए। शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था, जिसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोधगया में जो महाबोधि वृक्ष है उसको भी क्षति पहुंचाई। दामोदर गुप्त के पौत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध कार्रवाई की। शशांक ने ग्रहवर्मन का वध भी किया। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासनकाल के पहले तक बिहार का इतिहास नितांत संघर्ष का साक्षी रहा। इसमें मगध के परवर्ती गुप्त शासक, कन्नौज के मौखरी शासक और बंगाल के गौड़ शासक भाग लेते रहे। 7वीं शताब्दी ईसा के आरंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग उसके नियंत्रण में आए। उसने परवर्ती गुप्त शासकों में माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया ताकि शशांक द्वारा किसी आक्रामक कार्रवाई का निदान आसानी से कर सके। हर्ष की मृत्युपरांत बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई। इसका अंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। उसने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण की, राजसी उपाधियां धारण की और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसका राज्य मगध उत्तर एवं पूर्वी बिहार, जो कि मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्रों में आता है, पर विस्तृत था। संभवतः पूर्वी कन्नौज और बंगाल पर भी उसका नियंत्रण था। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद इस वंश का पतन हो गया। अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। 725 ईसा के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने उसका वध कर इस वंश का अंत कर दिया। इस समय तक पाटलिपुत्र का गौरव भी नष्ट हो चुका था। हर्षकालीन चीनी यात्री युआन च्वांग 635 ईसा के समीप जब इस क्षेत्र में आया तो पाटलिपुत्र का नगर ध्वस्त हो चुका था। इस स्थान पर कुछ छोटी बस्तियां बिखरी थी। अगला जो आपका टॉपिक है वो है पूर्व मध्यकालीन बिहार, जिसके अंतर्गत हम लोग पालकालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी ईसा के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का अभ्युदय हुआ। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने शीघ्र ही बिहार में अपना शासन विस्तृत कर दिया। कुछ समय के लिए पाल शासकों ने कन्नौज पर अधिकार के संघर्ष में भी भाग लिया। धर्मपाल 770 से लेकर 880 ईसा पूर्व ने 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उत्तरा पथस्वामिनी की उपाधि धारण की।
उसके पुत्र देवपाल 810 से 850 ईसा ने भी विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने पूर्वोत्तर में प्राग्ज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार किया। कन्नौज के संघर्ष में उसने भी भाग लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया। उसके समय में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। उसने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए। बौद्ध धर्म के प्रसारदाता के रूप में वह प्रसिद्ध है। देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन आरंभ हुआ। मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 11वीं शताब्दी में महिपाल के अधीन पाल वंश का पूर्णोदय हुआ। उसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, मगर उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। इसका लाभ उठाकर बंगाल में कैवर्त शक्तिशाली हो गए और सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पालों की शक्ति मगध के कुछ भागों में सिमट कर रह गई। रामपाल की मृत्युपरांत गढ़वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक विस्तार कर लिया। सेन शासकों विजय सेन और बल्लाल सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अराजकता के इसी वातावरण में तुर्कों के आक्रमण बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत तक आरंभ हो गए थे। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने मनेर ताम्रपत्र में तुरुष्ट दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। यह कर इस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था और इससे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे। पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। उन्होंने बौद्ध शैक्षिक संस्थानों को प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की। उसी ने नालंदा महाविहार में 200 ग्राम दान स्वरूप दिए। अंदोतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय भी पाल शासनकाल में संगठित हुए। तिब्बत से पालों के घनिष्ठ संबंध थे और बौद्ध विद्वानों में शांतरक्षित एवं अतीश दीपांकर इस काल में तिब्बत गए। बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद भी नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामी तिब्बत से बिहार आया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों से भी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। उस क्षेत्र के शैलेंद्र वंशीय शासक ने देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने आर्थिक अनुदान भी दिए। पाल शासकों ने मूर्तिकला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया। गौतम बुद्ध तथा हिंदू देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं चमकीले काले पत्थर में बनाई गई। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था। मिथिला के कर्नाट शासक बिहार में जिस समय तुर्कों के सैनिक अभियानों की पृष्ठभूमि बन रही थी, उस समय इस क्षेत्र में राजनैतिक अस्थिरता थी। 11वीं शताब्दी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतनशील थी। रामपाल के शासनकाल में 1097 से लेकर 98 में तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ। इसका संस्थापक नन्यदेव था। इसकी चर्चा एक महान शासक के रूप में होती है। उसका पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटीय वंशीय शासक नरसिंहदेव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ होता रहा। इसी कारण नरसिंहदेव द्वारा तुर्कों के साथ सहयोग किया गया।
जब बख्तियार खिलजी के अभियान बिहार के क्षेत्र में हुए तो नरसिंह देव ने भी उसे नजराना या भेंट राशि देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंह देव का अधिकार तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर फैला हुआ था। 13वीं शताब्दी में बिहार के तुर्क प्रांतपतियों द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर निरंतर सैनिक अभियान किए गए। समकालीन तिब्बती यात्री धर्मा स्वामी ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुगन के असफल अभियान की चर्चा की है। उस समय तिरहुत पर राम सिंह देव का शासन था। कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहा था। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे, कर्नाट शासकों से नजराना प्राप्त करते थे। इस क्षेत्र की विजय अंततः गियासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में हुई। उस समय तिरहुत का शासक हरि सिंह देव था। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया। उत्तरी और मध्य बिहार के क्षेत्रों का विलय इस प्रकार हो गया। 1378 ईसा तक कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया। हरि सिंह देव 1279 से 1335 तक इसका शासनकाल रहा। एक महान समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहा। उसी के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएं भी इसी काल में बड़ी संख्या में लिखी गईं और मैथिली समाज का जो रूप वर्तमान काल तक बना हुआ है, इसकी विशेषताएं इसी काल में परिपक्व रूप धारण कर सकी। तो यहाँ तक वीडियो का आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप ये थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।